हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर हम फिनोल वाला पार्ट कवर कर चुके थे और आज हम ईथर वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले वो पढ़ना है ईथर के बारे में। ईथर की बात करें तो जो ईथर का फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। ठीक, IUPAC नेमिंग के अंदर ईथर को बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। अगर हम ईथर के IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग के अंदर ईथर को बोला जाता है अल्कोक्सी अल्केन। ईथर के अंदर ये जो बीच वाला ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, इसके दोनों साइड दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक तरफ इधर ये आर लगा हुआ है, एक तरफ इधर ये आर लगा हुआ है। ये आर दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो समझने के लिए ज्यादा बेटर है हम इसको आर और आर डैश कर लेते हैं। तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है उसको हम आर और आर डैश करके लिख लेते हैं। ये आर और आर डैश हमारे एल्किल समूह है। आर और आर डैश ये दोनों क्या है, हमारे एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब यानी कि आर और आर डैश सेम टू सेम भी हो सकता है और आर और आर डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन होंगे दोनों एल्किल समूह, चाहे वो 1 कार्बन के हों या 10 कार्बन के हों, दोनों के दोनों क्या होंगे, एल्किल समूह होंगे। तो अगर हम ईथर के इस बीच वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इस ईथर के बीच वाले ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर एक समूह को तो हम एल्कोक्सी बोलते हैं और दूसरे वाले समूह को एल्केन बोलते हैं। तो अब किस समूह को, इस ऑक्सीजन से जुड़े कौन से आर समूह को एल्कोक्सी बोलना है और कौन से आर समूह को एल्केन बोलना है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो हम एल्केन वाले पार्ट को समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि भाई एल्केन किसको बोलना है। एक बार हमें समझ में आ जाएगा कि भाई एल्केन इस वाले पार्ट को बोलना है, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, एल्कोक्सी हो जाएगा। तो जो एल्केन वाला पार्ट है वो कौन बनता है, एल्केन वाला पार्ट वो वाला आर समूह बनाएगा जिसके पास या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन अधिक हो। भाई अगर हमको चेक करना है कि आर और आर डैश में से एल्केन वाला पार्ट कौन बनाने वाला है, तो आर और आर डैश में से अल्केन वाला पार्ट वो बनाएगा जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले किसको चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो दोनों ही आर ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके बाद चेक करते हैं कि किसके पास ज्यादा संख्या के अंदर कार्बन आ रहे हैं, उसको हम क्या बनाएंगे, एल्केन ग्रुप बनाएंगे। और एक बार हम एल्केन बना लेंगे तो बचा हुआ आर ग्रुप हमारे लिए क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी वाला पार्ट बन जाएगा। तो आओ कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं हम कि किस तरीके से हमको करना है। और एग्जांपल करने से पहले हम इसका कॉमन नेम भी देख लेते हैं। एग्जांपल करने से पहले हम ईथर की कॉमन नेमिंग की भी बात कर लेते हैं। कॉमन नेम भी ईथर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कॉमन नेमिंग से आ जाता है। मतलब कई बार रिएक्शन के अंदर आपको कॉमन नेमिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, वो आपको यौगिक का IUPAC नाम ना बता करके कॉमन नेम बता देता है। तो कॉमन नेम भी ईथर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेमिंग के अंदर यानी सामान्य नाम पद्धति के अंदर ईथर को बोला जाता है एल्काइल एल्काइल ईथर। इस बीच वाले ऑक्सीजन की वजह से तो इसको ईथर बोला जा रहा है। ठीक, और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एक ये आर समूह, ये भी एल्किल समूह बनेगा, और एक ये आर डैश समूह, ये भी एल्किल समूह बनेगा। तो इसके कॉमन नेम में इसको बोला जाता है एल्काइल एल्काइल ईथर। एल्काइल एल्काइल और क्या बोला जाता है, इसको ईथर बोला जाता है। कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि भाई ईथर की नेमिंग हमको किस तरीके से करनी है। तो हम दोनों ही लिख लेंगे, हम IUPAC नेमिंग भी लिख लेंगे और इसकी कॉमन नेमिंग भी लिख लेंगे। का क्या लिखने वाले हैं हम, कॉमन नाम लिखने वाले हैं। कॉमन, तो सबसे पहले सबसे सिंपल ईथर है हमारे पास CH3O CH3।
ठीक, जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि भाई ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड दो आर ग्रुप जोड़े रहते हैं, एक आर और एक आर डैश, और दोनों में से एक को क्या बोला जाता है, एल्कोक्सी बोला जाता है, दूसरे को क्या बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है। अगेन अल्केन की क्या पहचान है, अल्केन की पहचान ये है कि जिसके पास डबल बंड या ट्रिपल बंड हो या फिर उसके अंदर कार्बन की संख्या अधिक हो। तो अगर हम इस वाले के अंदर चेक करें तो इसके पास इस साइड भी एक कार्बन, इस साइड भी एक कार्बन। सबसे पहले तो डबल बंड और ट्रिपल बंड को चेक करेंगे। दोनों साइड ना तो कोई डबल बंद आ रहा है ना कोई ट्रिपल बंद आ रहा है। इसके पास भी एक कार्बन, इधर वाले के पास भी एक कार्बन, तो चाहे किसी को एल्कोक्सी बोल लो चाहे किसी को एल्केन बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो एल्कोक्सी वाला पार्ट है वो तो कौन सा है, एक कार्बन का है, तो उसका तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और जो अल्केन वाला पार्ट है वो भी एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। उसी तरीके से अगर इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग के अंदर इसको क्या बोला जाता है, एल्काइल एल्काइल ईथर। क्या बोला जाता है, एल्काइल एल्काइल और ईथर। तो इधर वाला एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है, मिथाइल, इधर वाला एल्काइल ग्रुप भी एक कार्बन का है, तो क्या हो गया, मिथाइल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल, और फिर क्या बोलेंगे इसको, ईथर। ठीक, क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल मिथाइल ईथर। क्योंकि यहाँ पे मिथाइल दो बार आ रहा है तो ज्यादा बेटर ये है कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर। लिखने को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल मिथाइल ईथर, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि हम इसको लिख लें डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई मिथाइल ईथर। उसी तरीके से सेकंड वाला अगर हम देखें तो इधर ले लेते हैं दो कार्बन का C2H5O C2H5। ठीक, दोनों साइड दो दो कार्बन का लिया है, दोनों साइड ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, और दोनों साइड ही दो दो कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो कार्बन है और ऑक्सीजन के इस तरफ भी क्या है, दो कार्बन है। तो एक पार्ट बन जाएगा अल्केन, दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा एल्कोक्सी। तो जो एल्कोक्सी वाला पार्ट बनेगा आपकी बार वो जाएगा इथॉक्सी, और जो अल्केन वाला पार्ट हो जाएगा वो जाएगा इथेन। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दोनों साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए डाई लगाया, दोनों साइड सेम ग्रुप है इसलिए डाई लगाया, और दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं इसको, इथाइल। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, इधर लगाते हैं हम CH3 और इधर लगाते हैं C2H5। ठीक, अब देखो ईथर के दोनों साइड अलग अलग कार्बन आ रहे हैं, इधर और इधर अलग अलग कार्बन के एल्किल समूह जुड़े हुए, तो दोनों में से एक एल्किल समूह क्या बनने वाला है, मिथॉक्सी बनने वाला है, और दूसरा एल्किल समूह क्या बनने वाला है, एल्केन वाला पार्ट बनने वाला है। तो एल्केन वाला पार्ट कौन बनाता है, जिसके पास है तो डबल बंद या ट्रिपल बंद हो, दोनों में से किसी के पास ना तो डबल बंद है ना ट्रिपल बंद है। तो जब डबल बंद और ट्रिपल बंद से बात नहीं बनती तो हम देखते हैं किसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो इसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो ये तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, अल्केन वाला पार्ट बन जाएगा, और उसी तरीके से ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा हमारे लिए, एल्कोक्सी वाला पार्ट बन जाएगा, एल्कोक्सी वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे लिए मिथॉक्सी, और यहां बन जाएगा हमारे लिए इथेन। इसका कॉमन नेम एल्काइल एल्काइल ईथर। तो ये वाला एल्काइल तो कौन सा है, मिथाइल, ये वाला एल्काइल कौन सा है, इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, फिर लगा हुआ है मिथाइल, और इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, ये ईथर। ठीक, चलो एक और एग्जांपल चेक करते हैं इसका। उसके लिए आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसी के अंदर मैं रफ करके आपको और एग्जांपल करा देता हूं। एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। तो चलो इसी को रफ करके हम इसी के अंदर और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, CH3 CH2O CH। इस ग्रुप का या इस ईथर का हम नामकरण स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के दोनों ओर अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए, एक तरफ एक कार्बन और दो कार्बन वाले एल्किल समूह दिख रहे हैं और एक तरफ तीन कार्बन वाले एल्किल समूह दिख रहे हैं। तो हम जब
ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग कार्बन वाले या अलग अलग एल्किल समूह हो, तो दोनों में से एक एल्किल समूह को हम एल्केन और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। तो एल्केन कौन बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है जिसके पास डबल बंध या ट्रिपल बंध हो। दोनों में से किसी के पास भी ना तो डबल बंध है ना ट्रिपल बंध है। तो जब डबल बंध और ट्रिपल बंध नहीं है तो देखो किसके पास कार्बन ज्यादा है, इधर वाले के पास 2 कार्बन है, इधर वाले के पास 3 कार्बन है। तो ये वाला समूह हमारे लिए क्या बन जाएगा, एल्केन वाला पार्ट बन जाएगा, और उधर वाला समूह हमारे लिए क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी वाला पार्ट बन जाएगा। तो देखो यहां पर इस ग्रुप की हम करेंगे नंबरिंग। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 में से दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 यानी एल्कोक्सी वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। तो जो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 2 नंबर पर तो इथॉक्सी वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, इसके 2 नंबर पर तो ये इथॉक्सी वाला पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं इसको, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, एन। और उसी तरीके से अगर इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो यह है इथाइल और यह है प्रोपाइल। ई पहले आता है तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा इथाइल, फिर हो जाएगा प्रोपाइल, और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। तो ये थी ईथर की कुछ जनरल नेमिंग जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए हमारे पास जरूरी है। ईथर की नेमिंग के अंदर आप दोनों ही नेमिंग ध्यान रखना, एक तो उसका आईयूपीएसी नाम रखना और आईयूपीएसी नाम के साथ साथ ईथर का कॉमन नेम भी याद रखना, क्योंकि कई बार बोर्ड के अंदर कॉमन नेमिंग से क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो जो हमें नेक्स्ट कवर करना है वो करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और ईथर की हमारे सिलेबस के अंदर 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें से पहली है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर भी बनते हैं और एल्कीन भी बनते हैं। जब हमने अल्कोहल वाला पार्ट कवर किया था तो हमने देखा था कि अल्कोहल के निर्जलन से एल्कीन बना था, और आज हम देखेंगे कि अल्कोहल के निर्जलन से ईथर कैसे बनता है। तो जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है अल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को 413 केल्विन ताप के ऊपर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर गर्म करते हैं, जब हम अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करते हैं, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यानी अल्कोहल के 2 अणुओं में से जल का अणु बाहर निकलता है और ईथर का निर्माण होता है। तो यहां हम रिएक्शन को देख लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH, और इसी के जैसा एक और अल्कोहल है हमारे पास, जिसको समझाने के लिए हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं OH CH2 CH3। जब हम इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन दाब पर गर्म करेंगे तो यहां से एक जल का अणु बाहर निकलेगा, और इस बचे हुए ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन भी जुड़ जाएगा और ईथर बना लेगा। तो यहां से एक तो H2O बाहर निकलेगा और यहां पे हमको देखने को मिलेगा ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक, ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। जब आप अल्कोहल को 413 केल्विन ताप के ऊपर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर गर्म करते हो तो अल्कोहल के 2 अणुओं में से जल का अणु बाहर निकलता है और ईथर का निर्माण होता है। इसी रिएक्शन के अंदर सेम कंडीशन के अंदर अगर आप 443 केल्विन तापमान कर देते हैं, मतलब जब आप अल्कोहल के अणु को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करते हो तो अल्कोहल के एक ही अणु में से जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्कीन बनती है। लेकिन यहां पर हम इसको 413 केल्विन के ऊपर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस रिएक्शन की हम क्रियाविधि चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी इसका हम मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर तो जो सबसे पहले चुल मचती है वो बचती है हमारे H2SO4 को। H2SO4 एसिड है तो ये हमें H+ देगा, H+
और क्या बनाएगा HSO4 माइनस। यहां पर हमारे पास अल्कोहल का अणु रखा है, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं, तो जब इस अल्कोहल के अणु के पास H प्लस आएगा तो ये अल्कोहल क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस H प्लस के साथ क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। ठीक, सबसे पहले H2SO4 टूटा किसके अंदर, H प्लस के अंदर, HSO4 माइनस के अंदर। इस H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अल्कोहल के एक अणु के पास आएगा, अल्कोहल के अणु के ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पे यानी दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से इस वाले H प्लस के साथ क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, CH3 CH2O CH2O। इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पर ये बन गया है OH2। ठीक, जो अणु या परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और बंध बनाता है उसके ऊपर तो आता है प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसके ऊपर आता है माइनस। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को दिए हैं और बंध बनाया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और इस H प्लस ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म लिए हैं, तो इस H प्लस के ऊपर माइनस आएगा और वो माइनस इसके प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये तो H ऐसा कैसा ही रह जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी दुविधा यानी दिक्कत को दूर करने के लिए पड़ोस के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और जल का अणु बाहर निकाल देगा। वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक, तो यहां से H2O बाहर निकलेगा और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा। तो जब ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर कार्ब धनायन बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 प्लस, और यहां से हमारे पास एक जल का अणु बाहर निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इसके पास एक और एल्कोहल का अणु आएगा, CH3 CH2OH, और इस अल्कोहल के अणु के पास भी के ऑक्सीजन के पास भी दो दो लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस वाले कार्बन को देगा और इससे बंध बनाएगा। तो ये किस तरीके का दिखने लग जाएगा, CH3 CH2O CH3 CH2O, पहले ये वाला लिखा है CH3 CH2O। इस ऑक्सीजन के पास H तो है ही, इस ऑक्सीजन के पास H तो है ही, और इसी ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से किससे बंध बना लिया, इस वाले कार्बन से बना लिया। जब इस वाले कार्बन से बना लिया तो ये लिखने लग जाएगा CH2 CH3। ये वाला पार्ट तो ये लिख रखा, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये रहा, और इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से इस वाले कार्बन से बंध बनाया है, तो ये पूरा का पूरा समूह यहाँ पर जुड़ चुका है। अगेन जो यौगिक अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के बंध बनाता है उसके ऊपर तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव आ रहा था उस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, लास्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास यौगिक बना है CH3 CH2OH प्लस CH2 CH3, यहां पर ऑक्सीजन अपने ऊपर लगे माइनस को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस वापस H2SO4 के HSO4 के पास चल जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईथर बन के तैयार हो जाएगा। ये रिएक्शन यहां तक तीसरी स्टेप तक तो सेम, दूसरी स्टेप तक तो सेम टू सेम अल्कोहल के निर्जलीकरण जिसमें अल्कीन बनता है वैसी की वैसी बनती है। ठीक, अगर हम देखें अल्कोहल का निर्जलीकरण दो तापमान के ऊपर हो सकता है, पहला 443 केल्विन के ऊपर, दूसरा 413 केल्विन के ऊपर। तो जब हम अल्कोहल को 443 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो
अल्कोहल के एक ही अणु में से जल का अणु बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हम अल्कोहल को 413 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो यहाँ बनने वाले कार्बोकेटायन से जल H+ निकलने के बजाय दूसरा वाला अल्कोहल का अणु इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो ये थी इसकी क्रियाविधि कि किस तरीके से अल्कोहल के निर्जरण द्वारा ईथर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर के प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करानी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है NaOR के साथ। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, यहां से NaX बाहर निकलेगा, यहां से NaX बाहर निकलेगा और ये बचा हुआ ऑक्सीजन इसी R के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर है CH3, CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOC2H5 के साथ, NaOC2H5 के साथ। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन जाकर के किससे जुड़ जाएगा, इस CH3 से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास भाई यहाँ पर ईथर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बना CH3OC2H5 और यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, NaCl। ये रिएक्शन दिखने में बहुत आसान दिख रही है, एक ही लाइन की रिएक्शन है। क्या करना है भाई, हमारे पास जो भी सोडियम है उसको इस हेलोजन के साथ निकाल देना है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है इसको हमेशा 1 डिग्री लेना है या 2 डिग्री लेना है, कभी भी 3 डिग्री नहीं लेना है। अगर हमने विलियमसन ईथर संश्लेषण के अंदर इस एल्काइल हैलाइड को यानी इस RX को 3 डिग्री ले लिया तो ये जो रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और प्रतिस्थापन होने की जगह क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट लगाकर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जो RX है, RX एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री या 2 डिग्री लेना है। अगर हमारा यदि RX 3 डिग्री हुआ तो विलोपन अभिक्रिया होगी और विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन बनेगी। तो इस एक लाइन की रिएक्शन जो हमें बड़ी आसान दिख रही थी उसके अंदर हमें ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हम विलियमसन ईथर संश्लेषण के अंदर RX को 3 डिग्री ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 3 डिग्री ले लेते हैं, तो प्रतिस्थापन होने की जगह क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर हमेशा हमारा RX कैसा होना चाहिए, या तो 1 डिग्री होना चाहिए, मोस्ट कॉमनली तो ज्यादा कोशिश करेंगे हम RX को कैसा लें, 1 डिग्री लें, या फिर अगर मजबूरी है तो हम RX को क्या ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं। लेकिन कभी भी RX को यानी एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री नहीं लेंगे। अगर हमने एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया तो प्रतिस्थापन होने की जगह क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, और हम ईथर बनाना चाह रहे हैं, ईथर की जगह उत्पाद क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री से बनने वाला जो धनायन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है, और जब हम उसको हीट करेंगे तो उसमें से H+ निकलता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात
इस रिएक्शन के लिए ध्यान रख लेना कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये थी हमारे पास ईथर बनाने की दो विधि। पहली विधि थी अल्कोहल का निर्जलीकरण और दूसरी जो हमारे पास विधि थी वो थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके अंदर ये सेकंड मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये बोर्ड के लेवल के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं और वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर 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 बताएं।